खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज वफाकी वज़रा ने काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा है, वो जो तारीख़ें देती हैं हुकूमत के जाने की, उस पर तो अब बच्चे भी हंसते हैं। कहना था वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का। मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बार फिर कहा था कि हुकूमत जो है वो चंद दिनों की मेहमान है। ये तारीख़ें देना और इस किस्म के बयानात देना, क्या ये इनका सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग का ही इसका जो हासिल होता है, या इसके अलावा भी कोई प्लानिंग भी की जाती है कि वाकई अगर हुकूमत को घर भेजना है तो किस तरीके से भेजना चाहते हैं वो? जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी इसका जो तरीक़ाकार है, यानी हुकूमत कैसे घर जाएगी, वो भी चंद दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन एक अहम चीज़ जो आज इसके साथ हम ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी से मुताल्लिक जो बिल है, कौमी असम्बली ने उसको पास किया, सेनेट में पेश होने जाएगा। आज वफाकी वज़रा ने इस पर भी बात की और कहा कि जो ऑटोनॉमी जितनी भी जदीद मईशतें हैं उसमें स्टेट बैंक को बाख्तियार किया जाता है ताकि वो हुकूमत के सियासी किसी भी किस्म के इन्फ्लुएंस से हट कर मईशत के बारे में अच्छे और बेहतरीन फ़ैसले करे। और हमाद अज़हर साहब ने तो नून लीग के दौर का एक बिल का मसवदा भी जो पढ़ के सुनाया और कहा कि नून लीग तो इससे भी ज़्यादा ऑटोनॉमी के फेवर में थी, जबकि हुकूमत ने पाबंद किया है कि वो गवर्नर स्टेट बैंक को भी तैनात करेंगे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेम्बरान हैं उनको भी हुकूमत लगाएगी, और गवर्नर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने राय से या उस पर अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो हटाने का इख्तियार रखते हैं। स्टेट बैंक का को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी देने का ये बिल आखिर किस नौइयत का है और क्या वाकई ऐसा होना चाहिए भी या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रही हैं उस्मा जदून साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपका भी शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चीमा साहब आपसे मैं आगाज़ कर लेता हूँ, और पहले तो ये कि ये जो बयानात आजकल एकदम से शुरू हो गए ना कि हुकूमत जाने वाली है और उस पर सारी बातें, फिर कोई डील की बात भी आ गई, उस तरफ मैं नहीं आता। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, जब अपोजिशन ये बयान देती है तो सिर्फ मकसद ये होता है कि बस लोग सुन लें, थोड़ा सा हेडलाइन में जगह मिल जाए, या इसके पीछे कुछ और भी कारफरमा होते हैं अवामिल? नहीं, ये जो है हुकूमत के वज़रा जो हैं उनके ऊपर तो अप्लाई होता है कि लोगों को सुनाने के लिए गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देते रहते हैं। जिस तरह आपने फवाद चौधरी साहब की मिसाल दी, इस तरह का और भी कई वज़रा हैं, बल्कि गैर जिम्मेदार वज़रा से भरी पड़ी है कैबिनेट। लेकिन यह है कि अपोजिशन तो जब बयान देती है तो बहुत सोच समझ के देती है। अगर हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो चंद दिनों की मेहमान है या इसका जाना ठहर गया, तो इसमें कोई शक नहीं है। असल में हुकूमत के करतूत इस तरह के हैं, 3.5 साल में आवाम के ऊपर जो जुल्म इन्होंने किया है, महंगाई की शक्ल में, बेरोज़गारी की शक्ल में, तो ये तो मैं आपको बताऊं कि ये तो खुद कफील है। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की, कफील है जाने के वाले से अपने करतूतों की बिना सुन लें। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की वो तो रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे मरीम नवाज साहिबा के उस बयान का। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपोजिशन आज से नहीं, 1 साल बल्कि इससे भी पहले से, जब से PDM बनी है, तारीखें दे रही है। सो वो तारीखें देने से लोग आपसे सवाल तो नहीं करते कि आप हर दूसरे दिन तारीख एक देते हैं, हुकूमत जा रही है, हुकूमत कहाँ जा रही है? अगर आप वाकई समझते हैं कि हुकूमत ने इतनी बर्बादी फैला दी है तो फिर खाली बयानात से क्या बनेगा? इसमें देखिए, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं हमारे अपनी अपोजिशन में भी, हमारी पार्टी में भी जी। एक ये है कि इनका ये है कि ये अज़ाब की शक्ल में जो मुसल्लत हैं, इनका एक एक दिन भारी है कौम पे, मुल्क पे। इनका जितनी जल्दी इनसे छुटकारा हो उतना मुल्क और कौम के मफाद में है। ठीक है। दूसरी ओपिनियन ये है कि इनको सियासी शहीद ना बनने दिया जाए, इन नालायक ज़ालिम लोगों को सियासी शहीद ना बनने दिया जाए, इनको मियाद पूरी करने दी जाए, और ये ताकि ये इनको कहने का मौका ना मिले, ताकि इनको ये कहने का मौका ना मिले कि हमने तो जनाब ये है कि ठीक है 3-3.5 साल में हम डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन आखिरी साल में हमने ये करना था, हमने मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा दी। चलें, वो बात ठीक है। मैं इससे सवाल सुन रहा हूं, ये मौका ना दें जी। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी ये 2 सोचें पाई जाती हैं जी, बिल्कुल पूरी अपोजिशन में है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम लीग के कौन से ऐसे रहनुमा हैं कि जो ये समझते हैं कि वक्त पूरा होने देना चाहिए? नहीं, वो तो ये मैं समझता हूँ कि गालिब अक्सरियत ये समझती है कि इनको नालायक लोगों को ये सियासी शहीद ना बनने दिया जाए। इनकी ये पहली और आखिरी टर्म है। इनको गालिब अक्सरियत में या 3.5 साल हो गए अक्सरियत में मरियम बीबी और शहबाज शरीफ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये है कि ये देखें
गालिब अक्सरियत ये समझती है कि ये नालायक लोग हैं, जालिम लोग हैं, पहली और आखिरी बार है इनकी, और इनको मजीद जमहूरियत पे सियासी शहीद बनने का मौका ना दें। जमहूरियत पर हम यकीन रखते हैं और आप हमसे ज़्यादा रखते हैं, तो मेरे ख्याल में गालिब अक्सरियत की राय ही जो है वो मतलब समझी जाएगी। तो उसका ये मतलब है कि हुकूमत चाहे जो भी बात करे, आप जो भी बयान दें, लेकिन गालिब अक्सरियत ही जाएगी। लेकिन एक चीज़ का मैं इजाफा कर दूं, इसमें एक चीज़ का, अगर पीडीएम की इज्तिमाई क़यादत ये इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, ये है कि हमें कोई और ऑप्शन इख्तियार करना है, मसलन ये नो कॉन्फिडेंस के जरिए या कोई और इस तरह का, तो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की जो है वो क़यादत पीडीएम की क़यादत का साथ देगी। नंबर्स किधर हैं? नंबर्स का ये कि हमने तो कई बार पीपल्स पार्टी से भी कहा है कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस के हक में हैं, पीपल्स पार्टी अगर इसके हक में है या इसकी प्रचार कर रही है, तो ये है कि वो अपने नंबर दिखाए। अगर हमारे नंबर अगर हमारे अरकान, आप बीच में बहुत टोकते हैं, मेरी गुजारिश सुन लें, आप देखें, आप सवाल करते हैं, मैं जवाब देने लगता हूँ बीच में, फिर एक सवाल करें, आप मेहरबानी करके मुझे जवाब का मौका दें। गुजारिश ये है कि हमने पीपल्स पार्टी से गुजारिश की है कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस चाहते हैं, आप अपनी तादाद दिखाएं। अगर हमारे अरकान असेंबली के शामिल होने से नो कॉन्फिडेंस हो गया वो कामयाब होता है। ये जो नंबर्स है ना, ये कोई लॉटरी के नंबर नहीं है, ये नंबर तो सबको सामने पता है कि किसके कितने अरकान है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। उस्मा जदून साहिबा, ये गालिब अक्सरियत ये कहती है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे ताकि आपको ये कहने का मौका ना मिले कि आपको वक्त नहीं दिया गया। क्या कहेंगी इस सवाल? बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस मैं अपोजिशन के बयान सुनती हूँ और ख़ास तौर पे ये कि गवर्नमेंट को हमने अगले महीने भेज देना है, अभी हम मार्च करेंगे और लोग हमारे साथ निकलेंगे, तो मुझे थोड़ी हैरत भी होती है। आप लोग इतने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको पता है कि जिस तरह से अपोजिशन के अंदर ग़ुलाम दर ग़ुलाम जहनीत के लोग पाए जाते हैं। वो कौन है? नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इन्हें डील करेगी, शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज इनको लेकर चलेंगे। नहीं, इन लोगों का देखें, बात सुन लेना, तो इन लोगों की अपनी कोई सोच नहीं है। मरियम नवाज के बयान जब मैं सुनती हूँ तो मुझे हैरत होती है। देखिए, एक जो मंझा हुआ सियासतदान है वो इस किस्म के बयान कभी भी ना दे, और वो इसलिए ना दे कि वो सोच समझ के बात करे। आपको इसलिए हैरत होती है कि वो एक मंजीवी सियासतदान है और ऐसे बयान दे रही है? नहीं, वो मंजीवी सियासतदान नहीं है। हैरत इस बात की है कि आपके पास इतने ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ बात की। चीमा साहब मौजूद है, बशीर विर्क साहब मौजूद हैं, इसी तरह की आयशा गौस पाशा साहिबा मौजूद हैं, महनाज अकबर साहिबा मौजूद हैं, बहुत से लोग हैं जी कि जो उनकी मशावरत से अगर मरियम नवाज साहिबा अगर अच्छे बयान दे दें ना, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोगों के अंदर ये जो बात है कि जी अपोजिशन मजाक कर रही है, लोगों के साथ भी मजाक कर रही है, तो ये शायद इनका इम्प्रेशन बेहतर बनाने में काम आ जाए। मसला ये है कि इनके आपस में, इवन नून लीग आपस में भी बैठ के किसी बयान के ऊपर मशावरत नहीं करते। अच्छा, एक बात और इसका मैं चाहूँगा आप जवाब दें। हुकूमत की तरफ से जब भी बात ये आती है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे हैं, एक सफ़े पे हैं, सो अपोजिशन ख़ास तौर पे नून लीग ये कहती है कि ये आपको कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्यों कह रहे हैं आप? देखें, इंप्रेशन देते शायद आप देखें, जिस वक्त बात होती है ना, इन लोगों की अपोजिशन की बात होती है कि जी हमारी इदारों से बात हो गई, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई, हमारी पसे पर्दा बहुत से ऐसे लोगों से बातें हो रही हैं कि जिसमें गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा और वो अनासर हमें लेकर आएंगे। ये इस किस्म की बातों से ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि ये पहली गवर्नमेंट ऐसी है कि जिसके ऊपर जो भी पॉलिसी बनाई जाती है या किसी किस्म की आवाम से, मुल्क कौम से रिलेटेड जितनी भी हमारी लेजिस्लेशन होती है, उसमें हम सब एक पेज के ऊपर होते हैं। तो जिसकी वजह से आज इतने नामुनासिब हालात होने के बावजूद अगर गवर्नमेंट सरवाइव कर रही है, और देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम मानते हैं कि अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो वजूहात हैं उसमें कोरोना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मुहर्रिक है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी इकोनॉमिक पॉलिसीज ख़राब हुई या हम बेहतर डिलीवर नहीं कर सके। ये तो एक कुदरती आफात में से एक आफत थी जो अल्लाह की तरफ से आई। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि सियासी और अस्करी जो क़यादत है वो एक पेज के ऊपर है,
और वो अस्करी क़यादत भी, सियासी क़यादत भी, मुल्क और कौम की बेहतरी में फैसले कर रहे हैं। वेरी राइट। आमिर रज़ा साहब, ये चीमा साहब की गुफ्तगू ख़ास तौर पे आपने सुनी होगी, जो वो कहते हैं कि गालिब अक्सरियत अपोजिशन की ये है कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी दी जानी चाहिए, ये उनका एक कहना है। पॉइंट इस के हुकूमत ने 3.5 साल मुकम्मल किए हैं, 1.5 साल हैं। इस मौके पे अपोजिशन जब ये कहती है कि जी हुकूमत जो है वो एक दिन भी नहीं चलेगी, चंद दिन की मेहमान है, तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करें? मैं जरा तारीखी तनाजुर में अगर हम बात करें, आप देखिए पहली मरतबा नहीं हो रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ कि 2 बरस के बाद 3 बरस के बाद पेशगोई की जा रही है कि हुकूमत जो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। मैं अगर आप 1990 की दहाई से लेकर आज तक जितनी भी मुंतखब हुकूमतें आई, उन सब के बारे में कुछ इसी तरह की बातें होती रही हैं। किसी की बारी 16 महीने के बाद आई, किसी की बारी 18 माह के बाद आई, किसी की 36 महीने के बाद। तो ये बाज़गश्त रही है। 90 की दिहाई में आपको याद होगा कि हुकूमतें किस तरह बदला करती थी, हर 2-2.5 साल बाद, 3 साल के बाद। फिर हमने देखा कि 2002 के बाद एक ज़रा सा इस्तेकाम आया और कम अज़ कम हर पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की, जो भी इंतखाबात हुए। और उसमें यकीनन ये हुआ कि वज़ीर आज़म तब्दील हुए, लेकिन उन हुकूमतों की, उन पोलिटिकल पार्टीज़ की जो है जो मुद्दतें वो थी, फिनिशिंग लाइन तक वो सारी की सारी पहुंची। इसमें हमें समझना ये चाहिए कि एक हमारे जैसे ममालिक में एक होती 2 ईयर रिच या 3 ईयर रिच, अंग्रेजी की टर्म है कि हर 2-3 साल के बाद हमारी ख्वाहिश होती, क्योंकि ज़ाहिर तरक्की पजीर मुल्क है, इसमें मसाइल का एक अंबार है। और फिर इस तरह के मसाइल भी सामने आए हैं कि जहाँ पर जिनकी आप तवक्को नहीं करते थे, जो सरप्राइज एलिमेंट था, पेंडेमिक आ गया, भारत के साथ आपका तनाव कशीदगी आ गई, तालिबान का मसला आ गया अफगानिस्तान में। तो इस तनाजुर में देखें तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। उसमें किसी भी इख्तिलाफ के लिए जो भी है एतराज़ करने, क्योंकि मसाइल ज़ाहिर है कि वो इस हुकूमत के बस से बाहर हैं बहुत सारे मसाइल। और किसी आप अरस्तू और अफलातून को भी ला के बिठा देंगे तो इस वक्त जो है किसी के पास जादू की छड़ी नहीं कि एकदम हमें इस तरह के टर्मोइल से निकाल कर वो एक हमें पुरसुकून पानियों में लेके चला जाएगा। तो ये एक तनाजुर में अगर मैं बात करूं तो कोई नई बात नहीं हो रही है। आपको याद होगा 2008 से 13 तक हर रोज हम सुनते थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत जा रही है, लेकिन हमने देखा 5 साल पूरे हुए उसके। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, कम से कम नून लीग ने अपने पूरे 5 बरस पूरे किए। इसी तरह मैं समझता हूँ मेरी नाक़िस राय में कि पीटीआई हुकूमत जो भी वर्बोसिटी लफाजी होती रहे, क़यास आराइयाँ होती रहे, ताजी थ्योरीज पे बात होती रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत जो है पार्लियामेंट पूरी करेगी। और न सिर्फ पूरी करेगी, मुझे मतलब लग ये रहा है, जो आसार हैं कि 3.5 बरस इमरान खान साहब को हो गए। अब तक उन्होंने जो पहले के वज़ीर आज़म थे उनका कहते हैं ना, उनकी लिमिट को क्रॉस कर लिया अच्छा खासा। तो आप ये आमिर साहब आप ये कह सकते हैं क्या, 5 क्या ये कह सकते हैं जी वज़ीर आज़म हो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो अपनी टर्म मुझे कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसकी मेरे पास ठोस वजूहात है, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं पेश कर दूंगा। अच्छा, एक सवाल सुन लें। आप क्या इससे ये नतीजा अखज़ करें कि अपोजिशन जो भी बात कर रही है, बयानात दे रही है, या अगर कोई किसी से मुलाकात भी कर रही है तो वो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के हवाले से सारी बात हो रही है कि अगला सेटअप जब बनेगा तो उसमें कौन कहाँ पे खड़ा होगा? लेकिन बात जो बिल्कुल नजर आ रही है कि सो जैसे नून लीग का मुश्किल ये है कि उनकी जो क़यादत है वो इंतखाबी कहते हैं ना उससे मरहले से आउट हुई हुई है। नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं और वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। मरियम नवाज साहिबा जो कि उम्मीदें हैं बहुत सारे लोगों की, कम अज़ कम नून लीग के लोगों की, वो भी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकती। तो अभी जो भी दबाव की सियासत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वो लोग अपने लिए पोलिटिकल स्पेस क्रिएट करें। अच्छा, ये पार्टी को कोई मसला नहीं, पार्टी के पास तो पोलिटिकल स्पेस है। ये पूरा दबाव डाला जा रहा है शरीफ खानदान को जो है उसमें रखने के लिए, रेस में रखने के लिए डाला जा रहा है। और आप देखें ना, इनके अच्छे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनकी सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ये पार्लियामेंट अंदर, वो तमाम चीजें अपनी जगह पे। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई जो उधम देख रहे हैं उसकी सिर्फ एक वजह है, वो वजह ये कि जी शरीफ खानदान को पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए। और ये जो अभी बात हो रही थी कि हमारा अलमिया ये कि हमारी जो जमहूरियत है ये डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स के हाथों ये वेरी राइट। आमिर रज़ा साहब मैं वापस आता हूँ। चीमा साहब, पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी तो ऑब्वियसली नून लीग का इसमें सियासी फ़ायदा है। तो सारा जो इस वक्त ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ये वो पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए। आमिर रज़ा साहब जो कह रहे हैं, देखिए एक तो मेरी गुजारिश ये है कि देखिए उज़्मा के तो अमूमन ये तजिए बहुत हकीकत पसंद ना होते हैं और बहुत वो मेरिट पे बात करती हैं माशाल्लाह। मुझे लगता ही है कि उनके ज़राए कोई ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है, उनको गलतफहमी हुई
उन्होंने कहा जी कि अपोजिशन कहती है, मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारे इदारों से बात हो गई है या ये कि हम ये है कि कोई बिहाइंड द सीन हमारी कुछ लोगों से बात हो गई है। कतई नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हमारी इदारों से बात हो गई है, कभी हमने नहीं कहा कि हमारी पस पर्दा को मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा। हम तो ये कहते हैं कि देखें तमाम इदारों को, अफराद हों या इदारे हों, उनको वो रोल प्ले करना चाहिए जिसका तयन आईन पाकिस्तान ने कर रखा है, पहली बात। और दूसरी बात जो है ये हमें यकीन है, मेरे पास कोई ऐसी ज़ाती मालूमात नहीं है, लेकिन ये मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारा ये महबूब इदारा, हमारा कौमी इदारा मुसल्लह अफवाज का जो है ये इसने बिल्कुल गैर जानबदार होना है और अगले इलेक्शन में सब बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो फिर ये है कि पीटीआई का ये है कि सवाल सुन लें आप। जब ये बिल्कुल आपने सही बात की, हर इदारे को अपने आईनी हदूद के तहत काम करते रहना चाहिए, लेकिन जो आपके बयानात है ना उससे इंप्रेशन मिलता है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन एक इंप्रेशन जरूर मिलता है। इससे आप एग्री करेंगे? देखिए मेरी गुजारिश ये है कि मैं कहूँगा कि ना हमारे किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई ऐसा इंप्रेशन किसी को लेना चाहिए। हमारा क्या है, हमारा मुतालबा क्या था, हमारा मुतालबा क्या था, जिस तरह मैंने कहा, मैं फिर दोहराता हूँ कि तमाम अफराद और तमाम इदारों को अपने उस आइनी हदूद तक रहना चाहिए जिसका तयन जैसे हमारे आइन ने कर रखा है। और दूसरी बात जो है फिर मैं कहूँगा कि मुझे यकीन है कि हमारा ये कौमी और महबूब इदारा मुसल्लह अफवाज का इदारा बिल्कुल गैर जानबदार रहेगा और आइंदा इलेक्शन में इंशाअल्लाह सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि अवाम ने वोट के ज़रिए पीटीआई हुकूमत के जो है जो मुजालिम है महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में जो उठाए हैं उनका बदला लेना है। अवाम का दिन होता है इलेक्शन का, जिसमें वो हुकूमत का एहतसाब भी कर सकते हैं और अगर कारकर्दगी अच्छी हुकूमत और जब आ सकते हैं। लेकिन लेवल आप समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद क्या है? क्या नवाज शरीफ सवाल सुनने, क्या मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में वापस आके सियासी अमल में हिस्सा लेना लेवल प्लेइंग फील्ड है? उसको लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि अवाम जिसको चाहें बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए अपनी राय का इजहार करें, चाहे मियां साहब पाकिस्तान में हो, अवाम की राय का एहतराम किया जाए। और जब अवाम की राय का एहतराम होगा तो आप ये यकीन जाने कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। चलें ये तो जनरल बात होगी ना, स्पेसिफिक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी मियां साहब अगर वापस नहीं भी आते तब भी लेवल प्लेइंग फील्ड आप समझते हैं होगा? नहीं, मुझे यकीन है कि मियां साहब आएंगे, करोड़ों लोगों के दुआएं हैं, उनकी ख्वाहिश है और करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, वो इंशाल्लाह जरूर आएंगे और कौम की क़यादत करेंगे। क़यादत कैसे करेंगे? वो तो कॉन्विक्ट है, उन्होंने तो पहले सजा नहीं, वो देखें फिर मैं उस सजा की तरफ की अगर आपने बात की है तो फिर मुझे इसका मौका दें। चलें अगले राउंड में दे देता हूँ। चलिए ठीक है। उस्मा जदून साहिबा, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चीज़ है ये ज़रा समझा दें। और ये बड़ी इंप्रेशन दी जाती है कि जी इलेक्शन में पता नहीं तहरीक इंसाफ को पता नहीं किसने फेवर दी और कोई ये ऐसा वो नहीं था, अगर होता तो कोई मतलब मुख्तलिफ नतीजा होता। ये ज़रा थोड़ा सा इसको वाज़े करें। देखिए जी, 2013 के इलेक्शन के बाद भी खान साहब की जो बहुत ज़्यादा फोकस था वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर था और वो चाहते थे, और बात शुरू हुई थी 4 हलकों से कि इन 4 हलकों को खोल दिया जाए, इस पे दोबारा से काउंटिंग करा दी जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी इन लोगों ने, मुझे नहीं पता कि किस बेसिस के ऊपर, देखिए 4 हलके ही थे ना, खोल देते, काउंटिंग हो जाती, बात खत्म हो जाती। अब मसला ये है कि अपोजिशन अभी तक क्यों नहीं इलेक्शन रिफॉर्म में गवर्नमेंट के साथ बैठती, इसके ऊपर काम करती और इसके अंदर जो चीज़ ये चाहते हैं अगर वो आइन के हिसाब से अगर वो ठीक है, उसके अंदर कानूनी कोई कबाहत मौजूद नहीं है तो वो लेजिस्लेशन आनी चाहिए। मसला ये है कि हम अभी तक अंग्रेज़ों के कानून को, अंग्रेज़ों की ये जुडिशरी को, इस चीज़ को चेंज नहीं करना चाह रहे। अगर हम इन चीज़ों को चेंज कर लेते हैं और इसके ऊपर अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों बैठ के कंसेंसस से अगर कोई बेहतर पॉलिसी लेकर आती है तो मेरे ख्याल में ये पूरी मुल्क कौम के फ़ायदे की बात है। इसमें कल इनको भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी। आज बात करते हैं कि जी मुसल्लह अफवाज, देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो जितनी फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2018 के हुए उससे पहले कभी नहीं हुए, किसी की इन्वॉल्वमेंट उसमें मौजूद नहीं थी। और अगर मुसल्लह अफवाज इन्वॉल्व हुई थी तो सिर्फ एक ये देख लें कि वहाँ पे कोई बदनज़मी ना हो, कोई मसला ना हो, लोगों की लड़ाइयाँ ना हो, अदरवाइज उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं थी।
मैं ये इल्तिजा करूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी PMLN से भी, पीपल्स पार्टी से भी, बाकी तमाम अपोजिशन की जमातों से कि आप आए, बैठें और इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आए। अगर वो नहीं आते, अब जुडिशरी रिफॉर्म्स की तरफ आए। अगर वो नहीं आते, अगर वो नहीं आते और हम अगर करते हैं तो फिर ऑब्जेक्शन ना करें। तो आप करने का इरादा रखते हैं? देखें जी, बिल्कुल तो? देखें जिस तरह से आप देख लें कि अभी हमने EVM को इंट्रोड्यूस किया और बाकी हम रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम अपोजिशन से भी चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें, हमारे साथ बैठें और इस रिफॉर्म्स के अंदर हमारी मदद करें। कल अगर हम रिफॉर्म्स कर देते हैं, उसके बाद ये कहें कि नहीं जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो बेहतर नहीं है कि उससे पहले हम सब आपस में बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आए ताकि किसी को ऑब्जेक्शन का मौका ही ना मिले। बिल्कुल ठीक। आमिर रज़ा साहब, ये स्टैंडिंग कमेटी में बिल जब ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आया तो उसमें अपोजिशन की ज़्यादातर जो राय थी, जो आरा थी, वो मुस्तरद की गई। हुकूमत कर सकती है, सवाबदीदी इख्तियार है क्योंकि उनके पास अक्सरियत है, लेकिन फिर भी कुछ रिकमेंडेशन शामिल भी की गई। मिसाल के तौर पे PMLN ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो गवर्नर स्टेट बैंक या उनके डेप्यूटी हैं वो अपनी ये टेन्योर ख़त्म होने के बाद किसी ऐसी कंपनी में मुलाजमत 2 साल तक नहीं कर सकते जिनके साथ उन्होंने ड्यूरिंग देयर टेन्योर किसी न किस्म की कोई डीलिंग की हो, कोई बात की हो, इंगेज रहे हो कंसल्टेशन में, नेगोशिएशन में। तो अब ये अपोजिशन की राय थी जो कि हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी फोरम पे अपोजिशन और हुकूमत बैठें, ये तो एक बिल है ना, खाली इलेक्शन रिफॉर्म्स पर भी बात हो सकती है, लेकिन ये जो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि अपोजिशन आना ही नहीं चाहती, चाहे वो नैब इस्लाहात हो या इंतखाबी इस्लाहात हो, ये क्या चीज़ है कि जब एक स्टेट बैंक वाले मामले पे आप बैठ गए, आपकी जो तजावीज़ को भी मान लिया, लेकिन बाकी अहम मामलों पे क्यों नहीं बैठना चाह रहे आप? बात ये कि हमारे मुल्क में इस वक्त पोलराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तलखियाँ हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ, बार बार कहूँगा कि हमारे जो पार्लिमानी निज़ाम है इसके DNA में सियासी अदम इस्तेकाम है। इसमें मतलब है कि इसमें इसी तरह सियासत में होना है कि जहाँ पर हर वक्त जो है शोर मचता रहेगा, कोई भी हुकूमत आएगी उसके पीछे जो है इस पर खिलाफ पड़ी रहेगी। मीडिया का जो एक रवैया होता है, मीडिया को एक सनसनीखेज़ी पसंद होती है, तो मीडिया को भी हुकूमत जो होती है उसके लिए आसान पंचिंग बैग होता है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो हल हो नहीं पाते। अच्छा, कोई इनकलाबी हुकूमत है नहीं, जमहूरी हुकूमत है, वो उस तरह के इक़दाम नहीं कर सकती जो हालात के मुतकाज़ी हैं, यानी कि ऐसे इक़दाम के जो सख्त हों। फर्ज करें कि अगर वो प्राइवेटाइजेशन करती है, रिफॉर्म्स करती है, तो उसके लिए एक मरकजियत चाहिए होगी। तो 18वीं तरमीम के बाद वो मरकजियत भी हमें मुयसर नहीं है। तो बहुत सारा मेरे ख्याल में एक मुश्किलात दरपेश हैं। कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ क्यों ना आ जाए, वो आसानी के साथ रिफॉर्म्स नहीं कर सकेगी इस मुल्क में जो इस वक्त हालात हुए हुए हैं। तो हमें कुछ और कोई नई चीज़ मेरे ख्याल में हमारे जो पार्लियामेंटेरियन उनको सोचना चाहिए कि अगर इस मुल्क में हम बात करते हैं कि मईशत को ठीक होना है, उसके लिए पहली शर्त है कि जी सियासी इस्तेकाम हो। लेकिन जैसा कि सियासी इस्तेकाम नसीब ही नहीं हो रहा है इस मुल्क को, कितने बरस हो गए। आप ये देखें, मुशर्रफ साहब का पीरियड था कि 2002 से लेके 7 तक आपके यहाँ जो ग्रोथ थी वो 7% हुआ करती थी, GDP ग्रोथ। उसके बाद से जब से जमहूरियत आई, एक साल नई चीज़ क्या होनी चाहिए जी? आपने कहा ना नई चीज कुछ सोचें, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ नई चीज क्या होनी चाहिए। और उसके अंदर उसमें एक जो मैं जो इस्लाहात की बात होती है, हम इलेक्शन इस्लाहात की, उसको हमने सिर्फ कर दिया जी वोट डालने वाले दिन तक मुंसलिक। हमने कहा जी ATM लेकर आ जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, आप माफ कीजिएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग EVMs लेकर आ जाए, बिल्कुल लेकर आ जाए, ATM ना लाए तो बेहतर है। तो लेकिन असल चीज जो इस्लाहात में होनी चाहिए वो ये कि आप जो है कहीं वो लोग कि जिन पे करप्शन के केसेस हैं, जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, जो जिनकी पता है कि उनका कोई पब्लिक सर्विस नहीं है, मिसमैनेजमेंट के उनके ऊपर चार्जेस हैं, आपको कोई ऐसे कवानीन वज़ा करने पड़ेंगे कि जहां पर वो लोग उनकी छांटी हो जाए, वो इलेक्शन में आ ही ना सके, कि जिन्होंने कभी भी अवाम दुश्मनी का सबूत दिया हो, जिन पे कन्विक्शन हो या जिनके ऊपर करप्शन के केस हो। जब तक अब देखें, अब इस पे एक सवाल आ जाएगा, चीमा साहब को भी मैं मौका देता हूँ इस पे, लेकिन आमिर रज़ा साहब सवाल ही आ जाएगा कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का मैंने जिक्र किया, तो उनको अदालत से सज़ा हुई, लेकिन नून लीग वाले तस्लीम नहीं करते कि ये ठीक सज़ा है, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि वो आएंगे, पता नहीं कैसे वो रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा। तो फिर जब आप ये बात करेंगे तो उसका ये मतलब है कि बात आगे बढ़ ही नहीं सकेगी अगर इस पॉइंट से आप शुरू करेंगे। बात अफराद की ना करें, बात असूल की करें। असूल ये होना चाहिए कि अगर किसी की FIR दर्ज हो गई, जब तक केस पब्लिक ऑफिस होल्डर अपना नाम साफ नहीं कर लेता, उस तक वो जो है नहीं उसको लड़ना चाहिए इलेक्शन। बिल्कुल ये होना चाहिए। जो कन्विक्टेड है उसको भी नहीं लड़ना चाहिए, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। तो मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज में कह रहा हूँ, आप असूल तय कर लें, कोई भी हो, आप
कहीं तो बेंचमार्क वो लेकर आए ना। लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं होती कि आप कहिए ईमानदार आदमी और चोर दोनों को हमने इकट्ठा करना है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, मैं वापस आता हूँ। आमिर ज़िया साहब, एक वक्फा लेना है मुझे, वक्फे के बाद चीमा साहब आपकी जाने, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे थे हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो एक लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है। निसार चीमा साहब, उज़मा जदून साहब और आमिर ज़िया साहब साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, वक्फे से पहले जो आमिर ज़िया साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है, मैं किसी को एक शख्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन असूल की बात जो उन्होंने की कि जब आप अपना केस अदालत में लेके जाते हैं या कोई और लेके जाता है और आप अपनी वकील सफाई के ज़रिए अपने आप को अपना दिफा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस सिस्टम को तस्लीम कर लिया, आप उसमें प्रेजेंट हो गए, आपने अपने आप को कोर्ट की मर्सी पर छोड़ दिया। तो अब असूल भी यही होना चाहिए कि अगर किसी तौर पे दोबारा से आपने आना है, मुल्क की क़यादत करनी है, तो वो प्रोसीजर पूरा फॉलो होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें आप जहन में रखिए। पहली बात यह है कि मियां नवाज शरीफ को किसी करप्शन के केस में सज़ा नहीं हुई। कोई ये सारे ज़राए इस्तेमाल करने के बावजूद, सारी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करने के बावजूद एक देले की करप्शन साबित नहीं कर पाए। सज़ा किस बात पे? एक मज़काखेज़ सा इल्ज़ाम कि अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी उसका इंदराज क्यों नहीं हुआ। मेरी बात सुन ले। देखिए, फिर मैं सवाल करूंगा, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बीच में आप मुझे नहीं, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा ना। मैं सवाल करूँ ताकि साथ साथ मेरी भी जो है मालूमात में इजाफा हो कि वो सजा पाकिस्तान के कानून के बरखिलाफ या मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी उसी तरफ आ रहा हूँ। अब आराम से मुझे अनइंटरप्टेड करने मौका दीजिए। गो अहेड। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस इदारे ने केस बनाए, जो बना रहा है ये नैब, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरे नहीं, मुस्लिम लीग नून के नहीं, अपोजिशन के नहीं, उसकी ऑब्जर्वेशन ये हैं, रिमार्क्स ये हैं कि ये वो इदारा है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो इदारा है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो इदारा है जिसने अपनी इम्पार्शियलिटी का इमेज बुरी तरह मजरू कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है। सुन लेना पहले मुझे मुकम्मल करने दें प्लीज। देखें, आपने बड़ी बात कर दी ना रिया से मुताल्लिक, नैब से मुताल्लिक। मैं देखें, यही मसला, आप एंकर नहीं बनते ना, आप जज बन जाते हैं। आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दें। अदालत ने कैटेगोरिकल से ऐसे रिमार्क नहीं दिए। उन्होंने सुन ले, उन्होंने कहा है कि, उन्होंने कहा क्या नहीं है, ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नहीं है कि नैब जो है
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या जा रहा है? नहीं हाँ सर, बिल्कुल यही का। लफ्ज़ नहीं अच्छा है सर। उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उन्होंने क्या कहा हो रहा है? सवाल उठाया था अदालत ने, सवाल नहीं उठाया। सवाल नहीं उठाया, उन्होंने कहा ये आप चेक कर ले, उन्होंने कहा इसने अपनी चले आप इम्पार्शियलिटी का इमेज आगे बात बढ़ाइए। इम्पार्शियलिटी का इमेज बुरी तरह मजरू कर दिया। ये नैब के एक बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात क्या है कि जिन जज साहब ने सजा दी, अरशद मलिक साहब अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करें, उनकी मगफरत करें, लेकिन उनका कॉन्डक्ट ऐसा था जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की अल्फाज ये हैं कि उनका कॉन्डक्ट जो है वो इस हद तक शर्मनाक था कि हमारे सर भी शर्म से झुक गए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज हैं उस जज के बारे में जिसने सजा दी। जब इदारा जो है केस बनाने वाला उसके बारे में भी ऑब्जर्वेशन रखी जेल में सुप्रीम कोर्ट के, और उस जज के बारे जिसने सजा दी उसके बाद उस सजा की अखलाकी और कानूनी हैसियत क्या रह जाती है। और आखिरी बात सुन लेना, फिर आखिरी बात भी आप कर लीजिएगा ना, आपने इतना आपको मैंने मौका दिया है। पहली बात तो ये कि मैंने मियाँ साहब के बारे में बात ही नहीं की, आपने शुरू कर दी। दूसरा कहने का मकसद ये है कि आपने जब अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने तस्लीम किया कि आपको इंसाफ मिलेगा और अदालत का जो भी फैसला होगा, आपको गुजारिश सुन लीजिए ना, कबूल होगा। अगर आपको ये फैसला पसंद नहीं कि भाई ये गलत फैसला किया गया है तो आपके पास अपीलेट फोरम्स भी बिल्कुल, इसीलिए मैं यही कहने लगा था कि चूंकि हमारे हाथ साफ हैं, दामन साफ है, इसलिए मुझे यकीन है कि सुपीरियर जुडिशरी में ये सजाएं सस्टेन नहीं होंगी हमारे, इंशाल्लाह हम बरी होंगे। और दूसरी बात ये भी ज़हन में रखें, खुदा के लिए ये ज़हन में रखें कि किसी पॉपुलर लीडर को, ख्वाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या मियाँ नवाज शरीफ हो, इस तरह के ये मज़का खेस से इल्ज़ामात में गलत सजाएँ देकर अदालती सज़ाओं के ज़रिए या आमराना फ़ैसलों के ज़रिए आप आवाम के ना दिलों से निकाल सकते हैं ना आवाम से दूर कर सकते हैं। ये ज़हन में रखें। खुद दूर चले गए, आवाम तो नहीं चाह रही थी वो जाते, वो खुद चले वो इंशाल्लाह आएंगे और मुल्क को कौम की क़यादत करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे इलेक्शन से पहले आएंगे, आपकी तवक्को से पहले आएंगे इंशाल्लाह। चलें, उस्मा जदून साहिबा क्या कहना चाहेंगी? जो देखें, मैं जिस वक्त नैब के ऊपर बातें सुनती हूँ, ये सारा कुछ, नैब को बनाने वाले कौन थे? नैब अगर बनी तो उसको बिल्कुल ही सियासी एक उसकी उस पर अजारादारी से उसको ख़त्म करना चाहिए और उसको बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल किसी सियासी असर रसूख के बगैर फैसले दे सके, फैसले कर सके। इसी तरह से जब अदालतों की बात होती है, हमें देखें अपनी अदालतों पे एतबार है, इनका काम है कि जो इनके ऊपर जितनी एलिगेशंस लगी हुई हैं उनकी सफाई पेश करें। जब उनसे किसी चीज़ का पूछा जाता है, कतरी ख़त का लेकर आ जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि इतने आपकी एसेट्स कैसे बने, तो कहते हैं कि बेटे ने तनख्वाह दी। देखिए, एक बात का जवाब एक सेंसेबल होना, कोई बेटा बाप को तनख्वाह देगा और बाप के बनाए हुए एसेट्स, मतलब बाप, वो बात वही आ जाती है ना, शहबाज शरीफ के वालिद साहब गरीब थे और नवाज शरीफ के वालिद साहब अमीर थे। मरियम नवाज का दादा अमीर है, शहबाज शरीफ के दादा जान गरीब हैं। देखिए, ये इस किस्म की बातें करके, इस किस्म की बयानात देकर आप लोगों के दिलों में कैसे हुकूमत कर सकते हैं? आप लोग तो इन बयानात की वजह से लोगों के दिलों से उतर रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए जिनको आप अपना लीडर बना रहे हो, नवाज शरीफ के बाद अगर मरियम नवाज साहिबा इनकी लीडर बनी हुई है, शहबाज शरीफ के बगैर अगर हमजा शहबाज शरीफ लीडर बने हुए हैं, तो इनकी पार्टी का यही हाल होना है। इन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले ये पार्टी वाले आपस में बैठें और उसके बाद डिसाइड करें कि किसके बच्चे ने क्या पैगाम देना है अवाम के लिए और क्या उन्होंने पॉलिसीज बनानी है। इन जैसे मैं कहती हूँ माहिर सियासतदान, इनके अपनी उसमें इतने माहिर सियासतदान बैठे हुए हैं, उन्हीं से मशवरे लेकर कोई बयानात वगैरह दे दिया करें। इस किस्म के बयानात से आप लोगों के दिलों में हुकूमत नहीं करेंगे, बल्कि आप लोगों के दिलों से उतर रहे हैं। आज पीछे अगर इस मकाम पे आई है तो वो आप लोगों के खिलाफ जो लोग थे उन्होंने पीटीआई को इलेक्ट किया और इस फोरम पे लेकर आए। ठीक, अगर चीमा साहब हो गए या बाकी नून लीग के सरकर्दा रहनुमा हैं, अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि शरीफ ख़ानदान ही क़यादत करे नून लीग की और नून लीग शरीफ खानदान या शरीफ खानदान ही नून लीग है, तो फिर उसमें क्या ऐसा इशू नहीं, मैं समझती हूँ बिल्कुल, अगर इन लोगों को एतराज़ नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है, ये इन लोगों का अपना एक राइट है कि जिसको अपने मर्जी है लीडर बनाए, लेकिन प्लीज़ इन लीडरों की गलत बयानात की वजह से इनके अपने इंप्रेशन भी ख़राब हो रहे हैं।
ये अपने हलकों में जाके किस तरह से लोगों को फेस करेंगे कि जो इनका लीडर है वो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो इन लोगों का इंप्रेशन क्या रहेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि जो आपका लीडर हो वो कम अज कम आप लोगों की इज्जत का ख्याल रखे, आप लोगों के वोटर सपोर्टर्स का ख्याल रखे और इस किस्म का बयान दे जिससे आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों का इंप्रेशन, आपका इमेज अच्छा हो। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। आमिर ज़िया साहब, ये ज़रा बताएं कि अब ये कौमी असम्बली से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल है ये मंजूर हो चुका है और सेनेट में पेश किया जाएगा। आज काबीना के इजलास के बाद भी इस पर बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये ज़रूरी है हमारे लिए कि जब हम बात करते हैं कि इदारों को, ख़ास तौर पे स्टेट बैंक जैसे इदारों को सियासी असर व रसूख से बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होकर वो बात करें, रियासत का एक सतून की हैसियत से वो काम करें। सो फिर अपोजिशन जब कहती है कि जी हमने अपनी जो सालमियत है उसको गिरवी रख दिया, ये कैसी बात है? स्टेट बैंक के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, इदारा पाकिस्तान का है, हुकूमत का अब इस पर एक इख्तियार भी है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज़रिए अगर चेयरमैन को भी हटा सकती है। सो फिर इतना इस पर डरने की क्या बात है? पहली बात तो हमें समझना ही चाहिए कि ये स्टेट बैंक की जो मुख्तारी मजबूरी का सौदा है, ये पीटीआई हुकूमत की भी पहली चॉइस नहीं है, क्योंकि आईएमएफ की जो सख्त तरीन शराइत हैं जिसका इतराफ़ जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने भी किया है, एक मरतबा नहीं बारहा किया है कि इतनी हाश हमें कभी भी कंडीशंस कभी भी नहीं मिली और उसकी वजह बहुत बड़ा जो है जियो पॉलिटिक्स है, सिर्फ आईएमएफ की कंडीशंस नहीं है, तो उसकी वजह से हमने ये काम किया। अच्छा, इसमें तनाज़ा क्यों बना? ज़ाहिर है कि इससे पहले भी 5 मरतबा स्टेट बैंक के उसमें कवानीन में तब्दीलियाँ होती रही हैं, वो हमें समझने की ज़रूरत है। पहली बात ही जो कहा जा रहा है कि जी दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में या ममालिक में ऑटोनमस स्टेट बैंक होता है या सेंट्रल बैंक होता है, नॉट स्टेट, सेंट्रल बैंक होता है। तो बात ही कि हमारी तो भी मईशत जो है वो उस बरतानिया की मईशत से, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मईशत से तो हम लोग मुआवजा नहीं करते। हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क हैं और हमारे यहाँ तो मतलब है स्टेट बैंक का किरदार ये होना चाहिए कि जो हुकूमत के अक़राज़ व मकासद, तो ज़ाहिर हुकूमत भी कोई मुल्क दुश्मन नहीं होती, तो उसके मकासद को सपोर्ट करे और उसकी अकाउंटेबिलिटी पहले हमारे स्टेट बैंक जो था वो अच्छा खासा उसको ऑटोनॉमी मिल चुकी थी डॉक्टर इशरत हुसैन साहब के ज़माने में, शमशाद अख्तर साहिबा के ज़माने में। तो एक हमारे यहाँ तसलसल है। मुतनाज़ा क्यों हुआ इस मरतबा? उसकी वजह ये कि पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में आप देखें कि स्टेट बैंक पाकिस्तान और उससे ज़्यादा गवर्नर स्टेट बैंक जो है मुतनाज़ा बने और उसकी वजह ये कि कैसे शख्स को आपने स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया कि जो एक तरह का जूनियर अफसर तक कंट्री हेड थे इजिप्ट के। इससे पहले जो लोग भी आए मल्टीलैटरल इदारों से, डॉक्टर याकूब से मैं गिनना शुरू करूं जब से मैं कवर कर रहा हूं, और उसके बाद इशरत हुसैन हुए, मतलब है ये आई, शमशाद साहब आई और लोग आए, वो तमाम ज़्यादा कदावर और सीनियर पोजीशंस पे हुआ करते थे वर्ल्ड बैंक में और IMF पे। आपने एक जूनियर शख्स को लाके मुसल्लत किया और वो मुतनाज़ा बन गया। एक हुकूमत जो है इस तनाज़े से बचने का हल ये कर सकती है कि जब आपको तो कानून से दिलचस्पी है, आपने वो लेकर आ गए, अब आप ऐसे शख्स को अच्छा आमिर ज़िया साहब, एक सवाल है, सवाल सुन लीजिएगा, सवाल सुन लीजिएगा कि मतलब अगर आप समझते हैं या अपोजिशन समझती है कि एक ऐसा शख्स जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो मेयार के मुताबिक नहीं है, अगर अपोजिशन का ये कहना है, तो जब उनकी हुकूमत आए वो तब्दील कर सकते हैं, हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं। असल चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ उस मसवदे का जो तरमीमी मसवदा जो पास हो गया, बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा सेनेट की अप्रूवल के बाद, तो ये कितना ज़रूरी है कि आप हुकूमत पर एक चेक रखें? मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट बड़ा फ्रीली बोरिंग करती थी, अब वो सिर्फ जो है वो उस तरीके से उस पर कैप लगा दी गई। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत किसी तौर पे अपने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, फ्री राइड ना ले किसी तौर पे। देखिए यहाँ तक तो जो बात है ना कि आपको पता है पीटीआई हुकूमत ने तो पहली स्टेट बैंक से बोरिंग नहीं की कोई 3.5 साल में, तो बहुत सारी चीजें जो है वो खुद भी कर सकता है, मतलब उसके लिए कानून की जरूरत नहीं होती है, आप पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैंने कहा क्योंकि मजबूरी का सौदा था और कोई हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमने IMF की कंडीशंस को मान लिया। लेकिन इसको मिटिगेट करने का एक तरीका सिर्फ ये भी है कि आप जो है एक गैर मुतनाज़ा शख्स को इन्हीं शराइत के साथ अगर आप स्टेट बैंक का गवर्नर लाएं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले मैं बता रहा हूं आपको कभी पाकिस्तान में कभी भी स्टेट बैंक मुतनाज़ा नहीं हुआ और कभी भी इसका सेंट्रल बैंक का गवर्नर मुतनाज़ा नहीं हुआ। सही, अगर आप कहते हैं इदारे सियासी असर रसूख से अलहदा होने चाहिए, अब अगर आप कहते हैं कि जी अगर एक गवर्नर ठीक नहीं है,
तो उस बिल के अंदर तरीकेकार है कि जी कैसे हटाया जा सकता है। मैंने ये एक सवाल किया है, मुझे आप ही बता दें कि क्या ये मुनासिब है हमारे जैसे गरीब मुल्क में कि उसको एक स्टेट बैंक के गवर्नर को जो IMF का नुमाइंदा है उसको 1.5 करोड़ रुपया महीना तनख्वाह दी जाए? क्या ये मुनासिब है? मुझे बताएं। और दूसरी बात जो है, दूसरी बात ये है कि कल को खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी ऐसी आती है, यानी ये कि हम हालत जंग में आ जाते हैं, गवर्नमेंट जो है जो भी यानी हुकूमत वक्त है वो स्टेट बैंक से को लेना चाहती है, कोई ये कि फौरी तौर पे माली मदद लेना चाहती है, स्टेट बैंक कुछ इनकार कर दे, क्या ये मुनासिब है? चलें कि इस तरह की मादर पितर आज़ादी होनी चाहिए? चलें स्टेट बैंक। देखें, मैं इनकी जज्बात की कदर करती हूँ। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है जिस वक्त भी अपोजिशन बैठती है IMF के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करती है और कहती है कि जी आपने स्टेट बैंक को ये कर दिया वो कर दिया। IMF के पास पहले गया कौन? कर्जे किसने लिए? देखिए, कोई भी मुल्क अपनी फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी तब तक नहीं बना सकता जब तक वो कर्जों से निजात हासिल नहीं कर लेता। आप कर्जे लेते रहे। क्या PTA की गवर्नमेंट ने 3 सालों में इतना कर्जा लिया कि आज आप ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपने ये चीज गिरवी रख दी, आप IMF के गुलाम हो गए, आपने IMF को ये कर दिया, आपने IMF को वो कर दिया? देखें, IMF ने भी मुख्तलिफ कंडीशंस रखी थी। IMF की भी कंडीशंस ये हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग अपने मुल्क से ख़त्म करें, आप ऑफशोर्स कंपनी को ख़त्म करें, आप जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पॉलिटिकल सोशल जितने भी करप्शन है उसको ख़त्म किया जा सके। उन तमाम चीज़ों पे तो आप लोगों ने अमल नहीं किया उस वक्त। अगर आप IMF से कर्जा ही ले रहे थे और उनकी लगाई हुई कंडीशंस को आप आज लेकर साथ चलते तो शायद आज PTA की गवर्नमेंट को इतने सख्त तरीन शराइत के ऊपर उनकी पॉलिसीज को फॉलो ना करना पड़ता। देखिए, फिर बात हो जाती है, जिस बात होती है तो कहते हैं कि आप प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल देते हैं। 1952 में पाकिस्तान पहला IMF का मेंबर बना, 1958 में फर्स्ट टाइम $35,000 का कर्जा लिया गया जी। उसके बाद से अभी तक आप देख लें कितने कर्जे लिए गए। फिर अगर जो आपने कर्जे लिए उसके ऊपर भी फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए कि आया वो जो कर्जे IMF से लिए गए थे वो कहां पे लगे और कैसे लगे। अभी तक आप ये मुझे बताएं, इतना कर्जा लेने के बावजूद कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, इंस्टीट्यूशन हमारे तबाह हो गए, करप्शन हमारे बढ़ गई, बात वो जाती टैक्स रिफॉर्म्स की वो हम नहीं कर सके। मेजॉरिटी पॉलिटिशियन ही थी जी प्रीवियस गवर्नमेंट की जो टैक्सेस नहीं देते थे। हमने वो काम क्यों नहीं किए? आज वो काम ना करने की वजह से जब IMF की इन सख्त तरीन शराइत के ऊपर जब PTA गवर्नमेंट चलती है तो ये लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं। एक चीज है देखिए, देखिए 1990 के बाद 12 दफा पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस में गया है, 12 दफा। तो क्या उन 12 दफाओं में क्या PTA की गवर्नमेंट मौजूद थी? ठीक, पॉइंट वेल टेकन। एक सवाल जो आजकल उठाया जा रहा है इसी के हवाले से वो ये बात करते हैं कि जी ठीक है कि हुकूमत अगर चाहेगी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज़रिए या उनको हटाया जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि जी आपने ये असूल तय करना चाहिए था कि आप कोई एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट कर दें, आप एक टारगेट सेट कर दें कि उस टारगेट को लाजमी मीट होना चाहिए, और अगर आपके अफरात ज़र मुल्क में बढ़ेगी तो इस पे भी उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो कहते हैं ये अकाउंटेबिलिटी का जो इसमें एक प्रोसेस होना चाहिए था वो नज़र नहीं आता, मुश्किल होगा। लेकिन जी अभी अब आपने खुद भी बताया कि इस वक्त कमेटी के अंदर जो नून लीग ने तजावीज़ दी थी उसमें से एक तजवीज़ मानी भी गई थी, ठीक है। देखें, बात मैं ये समझती हूँ कि एज ए लेजिस्लेटर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम हमारा कानून बनाना, लेजिस्लेशन करना। कोई भी कानून अगर खुदा ना खास्ता मुल्क को कौम की मफाद में नहीं होता तो आया क्या हम सब मिलकर उसको चेंज नहीं कर सकते? देखिए, ये बात नहीं है, हम इन चीजों को इजीली लेकर चल सकते हैं। लेकिन एक नुक्ता ये था कि ये कितना ज़रूरी है अपोजिशन और हुकूमत का ऐसे इशूज़ पे इकट्ठा होके मतलब मुत्तफ़िका तौर पे फैसला करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट है। बिल्कुल, अगर नून लीग या किसी और की हुकूमत आती है आपके बजाय अगले इंतखाबात में कि वो ये इसको बेहतर नहीं समझते तो उसको रिवर्स कर देंगे, तो फिर आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस वक्त हमने भी एक गवर्नमेंट ली थी, जब हमें एक गवर्नमेंट मिली थी तो अपोजिशन को भी बहुत अच्छी तरह से पता था कि हमने इस कदर इकॉनमी का बेड़ा गर्क करके हमने इनको दिया हुआ है कि इनको टाइम लग जाएगा इस इकॉनमी को ठीक करने में भी। 9.1 बिलियन आपके पास पड़े हुए थे आपके रिजर्व में, और इस कंडीशन के अंदर जो 2 महीने के रिजर्व हो, आप मुझे बताएं ना कि आप क्या करोगे। सबसे बड़ी बात यह है
कि देखिए हमारी ये जो चीज़ें चली आ रही हैं ना, ये पीछे से चली हुई आ रही हैं, ये प्रीवियस गवर्नमेंट से होकर चली आ रही हैं। जो हमारे मेयर्स हैं वो लॉन्ग टर्म मेयर्स हैं, इनके असरात आपको कुछ अर्से के बाद नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब माजरत वक्त खत्म हो गया, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। उज़मा जदून साहिबा, आमिर ज़िया साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।